क्या आपको पता है कि हैरी फ्रॉग नाम का एक फेमस फ्रॉग है और उसका नाम है वुल्वरीन फ्रॉग। और अगर आपने वुल्वरीन कैरेक्टर को मूवी में देखा है जिसके हाथों में क्लॉ निकलता है, ह्यू जैकमैन नामक फेमस एक्टर का ये फेमस कैरेक्टर, तो आपको पता ही है कि इसके हाथों से एडमेंटियम क्लॉ निकलता है। तो बिल्कुल उसी तरह वो तो फिल्म की बात थी, पर रियल लाइफ में एक फ्रॉग का एक प्रजाति आता है जिसका निक नेम है वुल्वरीन फ्रॉग, और ये लिटरली अपने हाथों से बोन्स को तोड़कर निकाल देता है अपने हंट करने वाले से लड़ने के लिए, लिटरली अपने आप को बचाने के लिए। और एक बार एक घटना हुई थी, बहुत मजेदार सी है, पता आप सुनोगे तो सुनो। पहले एक बार प्लेन में एक व्यक्ति बीच में सीट में बैठकर कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहा था मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो बगल वाले लोग ऐसे करके देखने लगे क्या कर रहा है ये, तो ना बहुत अजीब सी चीज हुई। लोगों को लगने लगा कि ये कोई बॉम्ब का इक्वेशन बना रहा है, मतलब बॉम्ब प्लांटिंग का मैथमेटिक्स कर रहा है। फिल्मी कहानी हो गई मतलब उस जगह पर, और इसी के चलते एरोप्लेन को तुरंत लैंड करवा दिया गया। और बाद में ये पता चला कि वो सिंपल सा एक मैथ्स का प्रोफेसर था जो कि नॉर्मल किताब के नॉर्मल इक्वेशंस, कैलकुलस इक्वेशंस को एक्सप्लोर कर रहा था। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, अद्भुत। टाइम फॉर द हिंदी वर्ड्स। फैक्ट नंबर 15, एयरफोर्स में जो हेलमेट होता है, इस वीडियो को देखो, ठीक है। इस वीडियो में जो ये चला रहा है, ये एक हेलमेट पहना है, और इस हेलमेट का प्राइस कितना होगा। मतलब आप उस प्लेन पर तो ध्यान देते हो, उस जेट पर तो ध्यान देते हो, पर इस हेलमेट पर ध्यान नहीं देते हो। पर अगर इसकी प्राइस की बात करें ना, तो वो कितनी होगी। चलो नॉर्मल बाइक के 1000 रुपए वाले हेलमेट से ये प्लेन का हेलमेट तो ऑफकोर्स ज्यादा दाम का ही होगा। तो मान लेते हैं कि चलो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 30 लाख के 50 लाख। रुको, असल में एयरफोर्स के F-35 विमान और ऐसे टाइप के जेट हेलमेट्स का दाम जो होता है वो एवरेजली 2.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर जाता है। 2.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर सिर्फ एक हेलमेट के लिए। अमेजिंग नहीं लग रहा होगा आपको? अगर आपको अमेजिंग नहीं लग रहा तो मैं आपको क्या बोलूं मैं आपको। फैक्ट नंबर 14, ये भी एक बहुत मस्त सा फैक्ट है, सुनो। बॉबी पर्स नाम के एक रोवर थे। रोवर मतलब ये होता है ना कि आजकल आप उतना देखते नहीं होगे, पर पहले के समय में ना बोट्स की रेस होती थी। मतलब बोट लगाकर सबसे पहले नदी के उस एंड पर कौन जाता है अपने हाथ का दम लगाकर, बोट का रेस। तो जो ये बॉबी पर्स थे, ये बहुत ही अमेजिंग बोट का रेसर थे। तो ना एक बहुत ही गजब सी घटना हुई, मतलब स्पार्कलिंग घटना हुई। ये रेस लगा रहे थे, ठीक है, रेस लगा रहे थे, आगे ही थे, सबसे आगे ही थे रेस में, बाकी सब पीछे थे। तो क्या हुआ कि जो डक्स होते हैं पानी के, वो इनके अचानक से सामने आ गई। अब सामने आ गई डक्स, तो वो पूरा फुल स्पीड में जाएंगे तो उन्हें इफेक्ट तो होगा ना, कुछ लोग को चोट भी लग जाएगा, कुछ डक्स लोगों को। हाँ पता है डक्स लोग नहीं होते, पर डक्स लोग, ऐसे डक्स लोग बोल रहा हूँ, डक्स को लगा चोट, छोड़ो ये सब। तो उनके सामने से वो डक्स पार हुई, पर जब उन्होंने देखा कि वो पार हो रही है तो वो अपना बोट को यहीं पर रोक दी। डक्स के लिए अपना बोट को रोक दी और बाकी को जाने दिए। बाकी हाँ जीत रहे जो जितने दो, लेकिन वो पार हो गई। फिर उन्होंने इतना रफ्तार पकड़ा कि वो रेस में फर्स्ट आए, मतलब इतना केयर करने के बाद भी फर्स्ट आए। That's amazing. फैक्ट नंबर 13, सैमसंग जो ये कंपनी है, मोबाइल फोन की कंपनी, इसके बारे में मैंने आपको ये तो बताया है कि ये आपको कहीं आप सुने होंगे, मेरे से भी सुने होंगे कि ये टैंक्स मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। लेकिन और एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि सैमसंग कंपनी एक्चुअली पहले 1938 के समय में, जब बेंग चिल नामक इंसान ने इस कंपनी को फाउंड किया डेगू सिटी में, कोरिया में, तब उस टाइम ये नूडल्स बनाती थी। फ्रॉम नूडल्स टू स्मार्टफोन, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सैमसंग लोगो। मतलब यही फैक्ट है कि ये नूडल्स भी बनाती थी पहले, पर सक्सेस, सफलता, प्रॉफिट, पैसा और कंपनी का नाम इन्हें तभी मिला जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में आए। फैक्ट नंबर 12, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और बातचीत में आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, किसी भी इशू पर हो, कुछ भी हो, अगर आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि हाँ वो झूठ ही बोल रहा है, पर अगर आपको फील हो रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, तो एक बहुत ही अमेजिंग सी फैक्ट है आपके गट के बारे में। आपको ये तो पता ही है ना कि आपका जो गट है ये सेकंड ब्रेन कहलाता है। मतलब मैंने आपको बताया भी हुआ है कि अगर गाड़ी पर आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, या कार चला रहे हो, बीच में अचानक से कोई आ गया, तो सबसे जो ज्यादा फीलिंग होता है वो गट में निकलती है, फिर आपके दिमाग को पता चलता है। तो मतलब गट एक बहुत ही स्पिरिचुअल सी चीज है जो कि दिमाग से भी मे भी ज्यादा इंट्यूटिव है, इंट्यूटिव। तो बात ये है कि आपका गट आपको जो फील होता है कि झूठ बोल रहा है, ये एक्चुअली में आपको मान लेना चाहिए काइंड ऑफ, क्योंकि आपका गट लाई यानी झूठ को जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। और अगर आप उस झूठ के बारे में सोचोगे अपने दिमाग से टाइम लेकर,
कि नहीं झूठ नहीं बोल रहा हो, तो उससे फिर आपका डिसीजन ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जब बात करते समय जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आता है कि ये झूठ बोल रहा है, उसे मान लेना चाहिए ज्यादातर टाइम में। अगर आप उसके बारे में ज्यादा देर तक सोचोगे दिमाग से, तो फिर झूठ है कि नहीं है फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट इंस्टिंक्ट, इस वर्ड पर ध्यान देना। फैक्ट नंबर 11, ये जो डोर का ये होता है ऐसा टाइप का डोर, ये वाला ब्रास डोर नॉब्स और सिल्वरवेयर, तो इन हैंडल्स को देखकर आपके मन में ये बात नहीं आता होगा कि कौन कितना लोग इसे छूता है, खोलता है, कि बैक्टीरिया एक दूसरे से ट्रांसफर होते होंगे, बीमारी, ये सब। तो आपको ये जान के हैरानी होगी और बहुत ही मस्त साइंटिफिक फैक्ट है कि ऐसे जो डोर नॉब्स होते हैं इनमें एक अजीब सी नेचुरल फेनोमेनन होती है जिसे कहते हैं ओलिगोडायनामिक इफेक्ट, और इस इफेक्ट के चलते वो नेचुरली बैक्टीरिया को किल कर देती है। मतलब किसी और का बैक्टीरिया अगर उसमें लग भी गया तो वो बैक्टीरिया खुद ब खुद हट जाएगा बिना कुछ किए। मतलब आपको उसे जाकर धोना नहीं होगा, लेकिन वो नेचुरली बैक्टीरिया को मार देता है। ऐसा जो डोर नॉब्स होता है, ये बहुत ही अजीब बात है। मतलब ये बिल्कुल सेफ है और ये अपने आप को बैक्टीरिया से क्लीन करते रहता है। तो मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये गंदा है। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है इस ओलिगोडायनामिक इफेक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 10, बनानास के बारे में क्या आपको ये फैक्ट पता है कि अ बंच ऑफ बनानास इज कॉल्ड अ हैंड व्हाइल अ सिंगल बनाना इज रेफर्ड टू एज अ फिंगर। मतलब बनाना का एक गुच्छे को हैंड बोलते हैं और एक एक बनाने को फिंगर बोलते हैं। उसी तरह जिस तरह हमारा एक हाथ हैंड होता है और हैंड का ये एक एक पीस फिंगर होता है। फैक्ट नंबर 9, एक इंसान नॉर्मल सा मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा था अपने प्लेन के सीट में, लेकिन साइड में एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसे ये लगा कि ये कोई टेररिस्ट है। और ऐसा नहीं कि उसे मिसट्रीट किया गया, उसे रेस्पेक्ट से ही ट्रीट किया गया और उसकी जांच हुई कि ये कौन है, कहां से आया है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, आखिर में ये पता चला कि वो जस्ट एक प्रोफेसर है। मतलब इससे मॉरल हमें ये मिलता है ना कि क्या बोलूं मैं, ये सब सीन जो होता है ये फिल्म में देखते हैं हम लोग, है ना, कि मैथ इक्वेशन कर रहा तो बॉम्ब का ये कर रहा, बॉम्ब का प्लानिंग। रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन इतना यूजुअली लोग फिल्म देख देख के ऐसा फिल्मी आदमी बन चुके हैं। जैसे देखो फिल्मी कोट पहन लिया हूं मैं, ना हीरो ऐसा दिखना है मुझे, हीरो ऐसा। क्या मेंटेलिटी है? हीरो बनना है तो अंदर से बनो ना, बाहर से बन के क्या फायदा? फायदा तो है शायद। फैक्ट नंबर 8, ये एक बहुत ही फनी फैक्ट है काइंड ऑफ। चाइना में एक मॉल है जिसमें लिटरली, देखो पिक्चर को, ये है हस्बैंड स्टोरेज। मतलब अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग पर आती है तो आपको पता ही होगा कि ये मान्यता है और होता भी है, मैंने देखा भी अपनी आंखों से कि हस्बैंड्स बोर हो जाते हैं सामान ले। वो शॉपिंग करेगी मस्त, यहाँ खड़ा हो गए। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया है चाइना के मॉल में। इस हस्बैंड स्टोरेज में वाइफ्स अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है और अपना मस्त जाकर शॉपिंग कर सकती है। मजेदार कंसेप्ट है, लेकिन ये फैक्ट्स गजब होते हैं ना मेरे फैक्ट्स। मतलब कहां से मस्त चीज आता है ना। फैक्ट नंबर 7, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी वर्ड को तो आपने सुना ही होगा। फोटोग्राफी का मतलब जो होता है ना, फोटोग्राफी को हम लोग फोटोग्राफी क्यों कहते हैं? फोटोग्राफी या फोटोग्राफी। तो व्हाट डज द वर्ड फोटोग्राफी मीन? इट मीन्स राइटिंग विथ लाइट। राइटिंग विथ लाइट मतलब कितना आर्टिस्टिक है ये देखो, राइटिंग विथ लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, इसलिए राइटिंग विथ लाइट। मतलब फोटोग्राफी में लाइट कितना इंपॉर्टेंट होता है और लाइट का ही आर्ट होता है। आप में से जो बहुत आर्टिस्टिक लोग होंगे और आर्ट को वैल्यू देने वाले होंगे, आर्ट को परखने वाले होंगे, वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस फैक्ट को। फैक्ट नंबर 6, आपको तो पता ही होगा कि इंसान का जो स्माइल होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है फेक, एक होता है रियल। मतलब जो एक्चुअल होता है, जो यहाँ से निकलता है, यहाँ से नहीं। तो जापानीज सर्विस इंडस्ट्री जो है ना, जैसे रेस्टोरेंट में जो ये ऐसे रहती है खाना डिलीवर करने वाली, इनको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप लोगों को हमेशा हंस के ही कस्टमर के साथ ट्रीट करना है। भले आपका मूड कैसा भी, आप अंदर से रो रही हो, लेकिन आपको हंस के ही देना है। मतलब देर कितना फेकनेस है। फेकनेस को देखो, क्रिंज को देखो, ये वहां कराया जाता है जापान में। तो एक चीज होने लगती है इसी दबाव के चलते, जिसे कहते हैं स्माइल मास्क सिंड्रोम। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो बहुत लंबे टाइम तक अननेचुरल स्माइलिंग को फेस पे रखते हैं दबाव के चलते या फिर कोई भी चीज के चलते, उनके शरीर में इलनेस होने लगती है। अब अननेचुरल बहुत दिन तक कोई रहेगा तो इलनेस होगा ही, ऑब्वियस बात है, और डिप्रेशन भी होने लगता है। फैक्ट नंबर 5, एक औरत आईफिल टावर जो है ना, ये फ्रांस का फेमस आईफिल टावर, इस पर चढ़ गई और इसके चढ़ने का कारण था सुसाइड करना। ये आत्महत्या करना चाहती थी। तो ये क्या हुआ कि ये कूदी, पर ये कार पर लैंड की। मतलब एक कोइंसिडेंस के चलते
इत्तेफाक के चलते। और फिर कार ओनर ने उस लड़की को मनाया, फिर अंदर ले गया और अपने घर ले गया उसके मनोस्थिति को ठीक करने के लिए। और स्टोरी ये हुई कि वो इंसान उसके साथ शादी कर लिया। A woman attempted commit suicide from Eiffel Tower, landed on a car, survived, and later married the owner of the car. That's really amazing story. Fact number 4, wedding veil. वेडिंग वेल का मतलब ये होता है, जो ये शादी में पहना जाता है ना अमेरिका साइड, इंडिया में ऐसा नहीं होता है, वहाँ वेस्टर्न साइड होता है। तो ये जो वेडिंग वेल है ये नॉर्मली ऐसा दिखता है, ठीक है। लेकिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो इस दुनिया का सबसे जो लंबा वेडिंग वेल है ना, वो एक औरत का है। देखो इसको, इसका पिक्स देखो जरा, मतलब इतना लंबा वेडिंग वेल, ये यहाँ से शुरू होता है इसके बॉडी से और कितने दूर तक जाता है और कितना बिछाया हुआ है, बाप रे। और इसका लेंथ है 6.9 किलोमीटर, लगभग 7 किलोमीटर लंबा वेडिंग वेल का रिकॉर्ड इस औरत ने बनाया है। फैक्ट नंबर 3, ब्रांड ब्लंडर जो ये वर्ड है इसका मतलब ये होता है, मतलब सुनो समझ आ जाएगा आपको। कोई भी कंपनी यहाँ है, ठीक है, और कंपनी का टैग लाइन स्लोगन होता है ना, जैसे KFC का है फिंगर लिकिंग गुड, इतना टेस्टी कि आप अपना उंगली चाटते रह जाओगे, ठीक है, ये स्लोगन होता है कंपनी का। तो क्या होता है कि जब ये कंपनीज बाहर की कंट्री में जाती है ना, तब उसके स्लोगन को रीजनल लैंग्वेज, जिस कंट्री में वो कंपनी गया है अपना बिजनेस करने, उस कंट्री का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करो उसके स्लोगन को भी, ठीक है। पर उसमें जब मजेदार एरर हो जाता है, गलती, तो उसे ब्रांड ब्लंडर कहते हैं। तो क्या है कि KFC जो ये कंपनी है, ये पहली बार चाइना में गया लेट 80s में और रेस्टोरेंट खोला पहली बार, तब इसका जो फिंगर लिकिंग गुड ये जो टैग लाइन है, इसको चाइना में किसी ट्रांसलेटर ने, बहुत ही स्मार्ट ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट कर दिया, पता है किसमें? ईट योर फिंगर्स ऑफ। स्क्रीन पर देखो, फिंगर लिकिंग गुड से ईट योर फिंगर्स ऑफ, गलत ट्रांसलेशन। ऐसे ही केस एक बार पेप्सी के मामले में हुआ था। पेप्सी का स्लोगन है कम अलाइव विद द पेप्सी जनरेशन, मतलब जिंदगी में थ्रिल करो इस नए पेप्सी जनरेशन के साथ। जब चाइनीज मार्केट में गया तब किसी चाइनीज ट्रांसलेटर ने इसे ट्रांसलेट कर दिया पेप्सी ब्रिंग्स योर एंसेस्टर्स बैक फ्रॉम ग्रेव, मतलब पेप्सी आपके मरे हुए पूर्वज को वापस ला देगा। इसलिए हर कंपनी को 2 ट्रांसलेटर्स रखने चाहिए, पहला ट्रांसलेट करेगा, दूसरा उसको रिव्यू करेगा। और KFC जैसी कंपनी को तो, बड़ी बड़ी कंपनी को तो 20 से 30 ट्रांसलेटर रखनी चाहिए कि गलती हो ही ना। फैक्ट नंबर 2, इस हेयरी फ्रॉग के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। इसका निक नेम है उल्वरिन फ्रॉग और इसका एक ऑफिशियल डेडिकेटेड विकिपीडिया पेज भी है। ये अपने बोन्स को ब्रेक करके अपने आप को बचाने के लिए रियल लाइफ वुल्वरिन की तरह अपने क्लॉ को निकाल कर अपना जान बचाता है। मतलब ये पूरे दुनिया में सबसे अमेजिंग फ्रॉग की प्रजाति है देखा जाए तो। और ये फ्रॉग उतने कॉमन भी नहीं है, मतलब आपके घर में जो मेढक दिखता है उसमें तो कम ही चांस है कि ऐसा होगा वो वुल्वरिन वाला। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, डॉक्टर्स का हैंडराइटिंग आखिर खराब क्यों होता है? सबसे पहली बात, सारे डॉक्टर्स का हैंडराइटिंग खराब नहीं होता है। जी हाँ, ये ट्रू है। ऑलमोस्ट 1 to 2% डॉक्टर्स का हैंडराइटिंग अच्छा होता है, भले ही 98% का कम होता हो। तो डॉक्टर बनने के पहले जब वो लड़के होते हैं तब वो बहुत सारे एग्जाम्स को क्लियर करते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत पढ़ाई करनी होती है और बहुत राइटिंग करना होता है डॉक्टर बनने के पहले। इतना पढ़ने लिखने के बाद वो डॉक्टर बन पाते हैं, इसलिए वो इतना लिखते हैं कि उनका हैंडराइटिंग खराब हो जाता है। ये जो मैंने आपको बोला सबसे कॉमन कारण है। और अगर आप कहीं भी सर्च करोगे कि डॉक्टर्स का हैंडराइटिंग खराब क्यों होता है, आपको हमेशा यही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हाँ, उनको बहुत लिखना पड़ता है इसलिए उनका हैंडराइटिंग खराब हो जाता है, जो कि वो प्रिपेयर करते एग्जाम में डॉक्टर बनने के लिए। ये कारण तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण है। दूसरा कारण ये है डॉक्टर बनने के बाद का वर्कलोड। डॉक्टर्स को बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन लिखने पड़ते हैं, ठीक है, ये दवाई वो दवाई वो, और 1 घंटे के अंदर 30 से 40 पेशेंट्स को देखने होते हैं जो कि उनकी क्लिनिक में बाहर वेट कर रहे हैं और उनके ऊपर टाइम का प्रेशर होता है। और डॉक्टर्स को डॉक्यूमेंट्स में कितना डिटेल लिखना पड़ता है, उनको डिस्चार्ज समरीज, एक्सरे स्लिप, रेफरल फॉर्म्स, ड्रग चार्ट्स, बहुत कुछ लिखने पड़ते हैं उनको। मतलब लिखने का काम उनका बहुत है। हॉस्पिटल्स में जो उन पर प्रेशर होता है ना, वो जितना वो हैंडल कर पाते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, उससे बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए वो किसी चीज को लिखने में 5 सेकंड क्यों लगाए, अगर वो 2 सेकंड में ही उसे लिख सकते हैं तो टाइम सेव करने के लिए। फिर आपका मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मेडिकल स्टोर के जो गाइज होते हैं, जो कि दवाई आप जाते हो, ये दवाई दो, तो वो देख के तो वो कैसे समझ लेते हैं डॉक्टर का हैंडराइटिंग को? बहुत को कहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस होता है डॉक्टर्स के हैंडराइटिंग के साथ। बात तो सही है, पर मेन बात ये है कि वो देखकर आइडिया लगा लेते हैं कि इस बीमारी में यही दवाई होगी। अगर आप उसे जाकर बोलेगा मुझे खांसी हुई है, तो अगर दवाई के नाम में पहला लेटर वही होगा जो कि वो बाकी लोगों को भी खांसी की दवाई में देते हैं, तो पहला और आखिरी लेटर जो है दवाई के नाम में
उसे देखकर समझ जाते हैं कि पहला लेटर ये है और आखिरी लेटर ये है और बीमारी ये है तो दवाई यही होगी। तो वो गेस करते हैं और यही गेसिंग के चलते, यही अंदाजा लगाने के चलते आपको पता ही होगा कि हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग गलत दवाई खाकर मर जाते हैं सिर्फ उनके खराब हैंडराइटिंग के चलते। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बार डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में कैपिटल लेटर से लिखने का ऑर्डर दिया, पर कोई डॉक्टर मानता है ही नहीं इस बात को, क्योंकि इस लॉ पर कोई फाइन या पेनाल्टी नहीं है, काइंड ऑफ ऑप्शनल है। पर ये होना चाहिए, है ना? मतलब साल में लाखों लोग मरते हैं, उन लाखों लोगों की जिंदगी तो सेव हो जाएगी। फिर एक पॉइंट आता है माइंडसेट ऑफ डॉक्टर्स। ये आपको डीप लगेगा सुनने में, पर आजकल के टाइम में ना बुरी हैंडराइटिंग वाले डॉक्टर्स को ही, ये तो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, हैंडराइटिंग देखो इसका, ऐसा मान लिया गया। मतलब कि किसी अगर डॉक्टर का हैंडराइटिंग अच्छा भी है ना, तो क्योंकि उसके हैंडराइटिंग को लोग देखकर उसे नूब ना माने, अरे वो तो प्रो है जो ये करता है, बाकी ये तो नूब है, फर्जी डॉक्टर है। तो इसीलिए जिसका हैंडराइटिंग अच्छा है वो भी खराब कर देता है अपना हैंडराइटिंग को, जानबूझकर अपना हैंडराइटिंग को स्लॉपी बना देता है। ये आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर ये चीज फैलते जा रही है आजकल की दुनिया में, और बहुत सारे डॉक्टर्स अपने बिजनेस को बचाने के लिए अपने हैंडराइटिंग को इम्प्रूव नहीं करते हैं, और जो ये प्रथा चलते आ रही है, इसी स्लॉपी हैंडराइटिंग वाले प्रथा को मेंटेन कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों के जान पर बात आ जाती है अगर, तो फिर उन्हें इम्प्रूव करना ही चाहिए। तो ये थी डॉक्टर्स के बारे में कुछ अनोखी जानकारी। वीडियो को लाइक जरूर करना, और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा था नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो टॉपिक भी सजेस्ट कर देना, और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लो। लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।